लास्ट में मोमेंट पर शो में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि जो हमारे रेगुलर गेस्ट थे उन्होंने कैंसिल किया, तो हमने प्रकाश जी से रिक्वेस्ट की कि आ जाइए शो में, तो आप आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बैंक निफ्टी में पिछले 3-4 दिनों में मैसिव मूव्स आ रहे हैं प्रकाश जी, खासतौर से आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में। क्या लग रहा है, फाइनली प्राइवेट बैंकों में बाइंग शुरू हुई? गुड आफ्टरनून अनुज, और यूट्यूब पे 50 लाख दर्शक बनाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं, मुझे लगता है जो ये निफ्टी के बाद जो बैंक निफ्टी में अभी जो मूव दिख रहा है, दिस इज प्राइमरीली एफआई ड्रिवन। मतलब एफआई को बैंकिंग और फाइनेंशियल्स डेफिनेटली पसंद आते हैं। वहां पे एक अंडर वैल्यूएशन या अंडर ओनरशिप का भी वो था एलिमेंट। जो आईटी से रोटेशन हुआ है, निकल के पैसा जो आ रहा है, वो मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक में आएगा। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो उसमें भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अभी तक जिसमें पार्टिसिपेशन नहीं आया है, उसमें एक्सिस और आईसीआईसीआई एचडीएफसी को चुने। तो एचडीएफसी ऑफ कोर्स हैज इट्स ओन, मतलब जिसको बोलते हैं ना, अपने उसके चाल चलने के अलग परिबल है। लेकिन मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही स्ट्रांगली पॉइज्ड है यहाँ से आपको एक अच्छा मूव देने का, क्योंकि एक कैचअप रैली की जरूरत है वहां पे, और वो जैसे ही आएगी आपको एक बहुत स्ट्रांग मूव दिखेगा। अब माहौल ऐसा है कि पैसे आएंगे और प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। ये नहीं मैं कह रहा कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन या एचएनआई ट्रेडर्स से प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी। तो एफआई का पैसा जैसे जैसे लागत बढ़ती जाएगी, ये थोड़े लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट होगी, तो बैंक निफ्टी में खास करके आईसीआईसीआई बैंक को बहुत फायदा हो सकता है। बट बहुत ज्यादा एक एक जिसको कहते हैं ना, कोई फायरवर्क्स नहीं एक्सपेक्टेड है, क्योंकि काफी मूव उसमें भी एक बैंक्स में भी अपने बैंक निफ्टी में एटलीस्ट हमने देखा है पोजिशनली आ चुका है। बट यू स्टिल गेट सम इंक्रीमेंटल फ्लोज। और जैसे हमारे इंटरेस्ट रेट कट की संभावना बढ़ती जाती है, हम नजदीक उस लेवल पे पहुंचेंगे, तो आई थिंक बैंक्स को भी एक री रेटिंग की जो काफी समय से जरूरत थी, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगी। एचडीएफसी बैंक पर आपसे फॉलो अप पूछना चाहती हूँ प्रकाश, क्योंकि ये काउंटर भी आप गौर करिएगा एब्सोल्युटली लैकलस्टर हो गया था, और वहां पर आज सुबह जैसे अनुज भी डेटा शेयर कर रहे कि 3000 करोड़ तक की डिलीवरी बेस्ड बाइंग आती हुई दिखाई दी थी। एक और ट्रिगर इसके लिए वो उनकी एनबीएफसी जो एचडीबी का आईपीओ आने वाला है, क्या वहां उसके जरिए कुछ और वैल्यू अनलॉकिंग अगर होती है तो क्या ये सुर्खियों में नहीं रहेगा कुछ और समय के लिए? नो, एब्सोल्युटली अक्षता। देखिए, एचडीबी फाइनेंशियल से जो ऑफ कोर्स वो एक कंपल्शन है, इनको निकलना है इसमें से आफ्टर दिस मर्जर। तो ये जो होने के बाद आपको लिक्विडिटी आएगी, उससे बैलेंस शीट डेफिनेटली इनकी स्ट्रांग होगी, तो कोई दो राय नहीं उसमें। लेकिन उसको अभी समय है, मतलब ये आज अप्रूवल आया है, अब ये पिछले अगले 6-12 महीने में कभी भी होगा। पर मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक में जो जिसको कहते हैं ना वीक एंड सब निकल चुके हैं, अब इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस का इम्प्रूवमेंट जैसे आएगा तो बहुत बड़ी लगाम लगेगी उसमें। लेकिन उसको अभी समय है, क्योंकि वो उस टाइप की परफॉर्मेंस कौन से क्वार्टर में आती है, मेरे ख्याल से Q3 Q4 इनके लिए काफी अच्छे रहेंगे, तो वहां हम देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो एफडीज का या डिपॉजिट का जो कंपेटिटिव इंटेंसिटी जिस हिसाब से, उस लिहाज से देखें तो आईसीआईसीआई बैंक के जो रेशियोज हैं, जो एलडीआर सीडीआर, वो सारे फेवरेबल दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक विल ऑफ कोर्स डू वेल, बट आईसीआईसीआई बैंक उससे तेज रफ्तार से आपको अगले 3-6 महीने में एक एक मूव दिखा सकता है। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ रेडियो स्टूडियो से। पिछले 3-4 दिन में ऑटो में फिर एक हरकत आई है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति एमएनएम में मूव स्ट्रॉन्ग है। बजाज ऑटो की तो खैर कहने ही नहीं, कुछ क्या कहें उसके बारे में, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी, शार्प स्विंग। हीरो मोटर कॉर्प कहीं ना कहीं उस डिफरेंशियल को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। बट मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ को पूछने में है कि आप अशोक लेलैंड को कैसे ट्रीट कर रहे हैं इस वक्त। मतलब कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट चला, बट ये स्पेशली सितंबर इसको बिलोंग नहीं करता है, अनवाइंडिंग प्रेशर में रहा ये। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे आपका टेक इस वक्त? तो नमस्कार वीरू, देखिए, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल की चाल में अपना दिन भर दिन, साल भर साल एक एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट हो रहा है। उसका रीजन है कि जो बी टू बी बिजनेस कमर्शियल व्हीकल्स का रहता है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं जो हाई ग्रोथ एरियाज आए, जो ट्रेडिशनली पहले हम लोग इतनी उस पे उस कैटेगरी पे इतना ज्यादा वो तवज्जो नहीं देते थे। फॉर एग्जाम्पल, अब अशोक लेलैंड के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो जो डंपर्स टिपर्स वाला जो सेगमेंट है, जो एमएचसीवी वाला जो बोलते हैं हम लोग, वहां पे जो ऑर्डर बुकिंग है वो अलग टाइप की है, क्योंकि आप देख रहे हैं माइनिंग कंपनीज, पावर रिलेटेड जो कंपनीज हैं, जो माइनिंग बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, माइंस में मेटल कंपनीज है,
उसकी उनकी चाल जैसे जैसे आती है उसके लैग के साथ एक 3-6 महीने का लैग जरूर रहता है, लेकिन आपको ये सारे प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट दिखता है और वो दिखेगा। फिलहाल टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड की जो सप्लाईज है, वहां पे अगर आप देखें तो इस टाइप की कोई रीस्टॉकिंग वाली चीज अभी शुरू नहीं हुई है, तो थोड़ा और समय लग सकता है, बट ऑफकोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग। अशोक लेलैंड का पोर्टफोलियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने पिछले 2 साल में बहुत इंप्रूवमेंट भी किया है जब नया मैनेजमेंट आने के बाद। बट इंटरेस्टिंग जो स्पेस मुझे समझ आई है वीरो, और हमने इसकी बात की थी मेरे ख्याल से 15 दिन पहले, वो है एस्कॉर्ट्स। फार्म इक्विपमेंट वाला जो सेक्टर है, और तब ऑफकोर्स एक न्यूज थी कि एस्कॉर्ट्स अपना रेलवे का बिजनेस बेच रहा है, और वो कुबोटा का जो फोकस है वो फार्म इक्विपमेंट पे ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये दौर आपको और भी गहराता हुआ दिखेगा। एस्कॉर्ट्स की जो चाल शुरू हुई है, ये देखिए बजट के बाद से इसने अपने आप को एक रीसेट में देखा, ना सिर्फ पी मल्टीपल, बट आप ये देखिए उनकी जो गाइडेंस आ रही है, जो ग्राउंड से जो इंडिकेशन आ रहे हैं डीलरशिप्स के, बहुत समय बाद इस टाइप की इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है बिल्डअप होते हुए, और उसका फायदा एमएनएम को भी होगा। बट ऑफकोर्स एमएनएम में पैसेंजर भी है, इलेक्ट्रिक है, काफी चीजें हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट मुझे लगता है स्कॉट्स कुबोटा जिन्होंने लिया है 3800 की जोन में, वो इसको होल्ड कर सकते हैं। अभी भी ये 4600 4800 तक आराम से जा सकता है एज द नंबर्स कम आउट। तो इस पे फोकस करिए, तो इस क्षेत्र में ज्यादा दम है एज कम्पेयर टू द सीवी सेगमेंट जिसकी हमने पहले बात की। इन भाई एक बार निफ्टी लेकर आइए 25,950 हर्ष था, तो वो जो 26,000 की हम बात कर रहे थे वो ऐसे ही होगा, 26,000 जो हिट होगा कि आप आज बंद हो जाएंगे 25,970 25,980 पर, और फिर कल एक गैप अप मिलेगा और उसमें हम शायद ऑल टाइम हाई हिट कर लेंगे। यही एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मुझे ज़्यादा लग रही है। प्रकाश, अब जो लोग वोडा आइडिया में फंस चुके हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, और जो भारती में है या फिर जो बाकी टेलीकॉम प्लेयर्स में है उनके लिए क्या मैसेज होगा? नहीं, आई लाइक दिस, जो आपने शुरुआत ही ऐसी की कि जो वोडाफोन पे फंस गए। अब देखिए ऐसा है कि वोडाफोन अब जिस भाव पे है, इस पे जो फेंट हार्टेड जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, कि जो थोड़े भी वीक माइंडसेट वाले लोग हैं वो ले नहीं पाएंगे। उसका कारण है कि जो न्यूज फ्लो अगर यहाँ से पॉजिटिव आता है तो उस पर बहुत असर ज्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन जब नेगेटिव आएगा तो बहुत ज्यादा असर हो जाएगी। तो मतलब नेगेटिव में आपको 1-1.5 रुपया घट जाएगा, पॉजिटिव में 40-50 पैसे बढ़ेगा। तो ये जो अपनी टास्क है सीढ़ियों से ऊपर जाना और एलिवेटर से नीचे आने वाली स्टेज पे, इसमें मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर से ज्यादा, निवेशकों से ज्यादा यहाँ पैसा एफआईज का अब आएगा। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। पिछले जो 11 रुपए के एफपीओ में जो पार्टिसिपेशन था, उसमें एफआई पार्टिसिपेशन बहुत खास था नहीं। अब वो जब वापस आ रहे हैं तो उनको बड़ी लिक्विड कंपनीज चाहिए होंगी, और टेलीकॉम एज अ सेक्टर जो एलोकेशन है बहुत ही एफआईज का वीक है, भारती को छोड़ के मेरे ख्याल से कहीं ज्यादा है नहीं। तो हो सकता है थोड़ा बहुत वहां पे मोमेंटम लिक्विडिटी की वजह से आ जाए, बट फंडामेंटली इसको इसको काफी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा बिजनेस साइड में, और सब्सक्राइबर बेस मेंटेन करते हुए अपनी बैलेंस शीट को संवारना पड़ेगा। और उसमें बहुत सारी अटकलें हैं, सरकार करेगी कि नहीं करेगी सपोर्ट, ये वो। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो निवेशकों को नए अगर लेना चाहे तो 2 साल के नजरिए से ले, और इस तैयारी से ले कि यहाँ से घटे तो और ऐड कर सके। एज ए डिस्क्लोजर, मेरे पास एक्सपोजर मेरे पोर्टफोलियो में भी इस स्टॉक का है, तो मेरी स्ट्रैटेजी तो यही रहेगी कि इसको नीचे के लेवल्स पे अगर ऐड कर सके तो ही लीजिए, अदरवाइज इसको छूइए नहीं, क्योंकि ये नीचे भी सरक सकता है, ऊपर जाने में समय लगा सकता है। ये बात हुई भारती एयरटेल की। इस बीच पीएनबी आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। कुछ देर पहले एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव पर राय बन रही थी। बाय द वे, आप ध्यान दीजिएगा, पीएनबी बैन में है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही कि कंपनी, ये बैंक दरअसल फंड रेज के लिए क्यूआईपी लेकर आ सकता है। यतन हमारे साथ है और सूत्रों के हवाले से जानकारी इनके हाथ लग रही है। यतन, बताइए क्या सुन रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून अर्शदा। देखिए, जो सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक किसी भी वक्त अपना क्यूआईपी लॉन्च कर सकती है। जानकारी के हिसाब से बैंक ने पूरी तैयारी, रोड शोज वगैरह कर लिए हैं, तो 1 हफ्ते के भीतर किसी भी वक्त क्यूआईपी लॉन्च करने की योजना जो है पीएनबी ने बनाई है। एनेबलिंग रेजोल्यूशन लगभग 7,500 करोड़ का है, लेकिन बेस जो साइज़ है क्यूआईपी का, ये 5,000 करोड़ तक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं 5,000 से 7,500 करोड़ तक के फंड रेज के लिए पीएनबी ने पूरी तैयारी कर ली है। इनफैक्ट हमको फीडबैक इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ये दे रहे हैं कि जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं, इनके साइड से कमिटमेंट और डिमांड काफ़ी तगड़ी है, जिसके कारण बहुत जल्द ये क्यूआईपी खोलने की योजना कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप आज का मुंह छोड़ दें तो जो सेमी फॉर्मूला बैठता है
और जो डिस्काउंट बैठता है उस फ्लोर प्राइस पे, उसके हिसाब से 5 से 7% डिस्काउंट पे आपको ये ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि डिमांड काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है और पीएनबी ऑल सेट है अपना क्यूआईपी लॉन्च करने के लिए, जिसका लगभग बेस 5,000 करोड़ हो सकता है और मैक्सिमम फंड रेज जो अप्रूवल मिला है इनको वो 7-7.5 करोड़ तक का हो सकता है। ओके, तो मैक्सिमम 7,000 करोड़ तक का फंड रेज होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्यूआईपी के जरिए हफ्ते भर में दरअसल ये प्रोसेस लॉन्च होती हुई दिखाई दे सकती है। करीब 2 से 2.5% के गेन्स दिखने को मिल रहे हैं। वैसे भी पीएसयू बैंकों में आज खूब इंटरेस्ट लौटा है प्रकाश, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक 111 पर आपकी क्या राय रहेगी, स्पेशली इन द लाइट ऑफ दिस डेवलपमेंट? अच्छा, तो देखिए, जब भी कोई बैंक अपनी बैलेंस शीट को इक्विटी के जरिए शोर अप करती है, यानी मजबूत बनाने की कोशिश करती है, उसके बाद उनके थोड़े रिटर्न रेशियोज सॉफ्ट रहते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो आप ऐसी चीज में हाथ डालें जिसमें ऑलरेडी कैपिटलाइजेशन हुआ है लेकिन ग्रोथ कायम करने की क्षमता ज्यादा है। तो उस लिहाज से अगर कैनरा बैंक देखें तो मुझे कई हद तक कैनरा बैंक पैरामीटर्स पे पॉजिटिव इसलिए लग रहा है कि जब डिविडेंड इन्होंने दिया था उसके बाद अगर आप देखें तो ये हार्डली मेरे ख्याल से करीब 5-6 रुपए कम होगा जब डिविडेंड बीच में जब अनाउंस हुआ उसके बाद। तो यहाँ कोई गिरावट इस टाइप की नहीं आई है, कोई वीकनेस में भी कुछ वो नहीं हुआ है। लेकिन आगे चल के इसका मूव बहुत स्ट्रांग हो सकता है क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा डिवर्सिफाइड ज्यादा है, तो पैसे की लागत लगनी नहीं है। तो पीएनबी इज गुड, नो डाउट, बट उसको पैसा आएगा, उसके बाद 6-8 महीने लगेंगे और एसेट बिल्डअप होने में, क्रेडिट ग्रोथ होने में। तो वहां पे थोड़ी सी मार्केट अगर हिलडुल जाती है तो आपको थोड़ा सा मार पड़ सकता है। ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए लंबी अवधि के लिए करते हैं, इसलिए उनको कोई 6-8 महीने से फर्क नहीं पड़ता, बट रिटेल निवेशकों को थोड़ा संभल के करना चाहिए। ओके, पीएनबी पे आपका टेक। प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी, सभी सेक्टर्स पे अपना कमेंट रखे। निफ्टी बैंक